So hello viewers, in this video we're going to talk about the very famous poem by Robert Browning, Meeting at Night. So let's begin. Robert Browning, the speaker of the poem, is at sea at night. वो रात्रि के समय में किसी समुद्र के तट पर है ऐसा लगता है. He is heading towards the backland in the distance. और वहीं आसपास किसी ज़मीन के हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं. He briefly paints a picturesque image of night at sea in this poem. वे बहुत ही संक्षिप्त में एक सुंदर सा तस्वीर जो है एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं, एक सुंदरता का वर्णन करते हैं. जो समुद्र तट पर वो सुंदरता जो देख रहे हैं उसका वर्णन करते हैं. He walks a mile along the beach. वे लगभग 1 मील की दूरी तय करते हैं. And then across 3 feet until he approaches his goal. और कुछ और कदम चलते हैं, कुछ और दूरी तय करते हैं और फिर अपने लक्ष्य को पहुंचते हैं. ए फार्म, जो कि एक फार्म है, कोई फील्ड है. ही टैप्स एट द विंडो. वो खिड़की पर टैप करते हैं. सी द लाइटिंग ऑफ अ मैच. एक दीपक को जलता देखते हैं. देन ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द बीटिंग ऑफ हिज एंड हिज बिलव्ड्स हार्ट्स. और फिर वो काफ़ी खुश हो जाते हैं जब वे अपनी प्रेमिका से गले लगते हैं और दोनों की धड़कनों को महसूस करते हैं. एज दे रीयूनाइट, जब वे फिर से मिलते हैं. दिस इज़ ए शॉर्ट एंड रिलेटिवली लव पोएम. ये काफ़ी छोटी सी कविता है जिसे हम प्रेम कविता के तौर पर भी देख सकते हैं. द पोएम प्रेजेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मूवमेंट्स इन लाइफ. यानी ये जीवन के एक्शंस को और उसके इम्पोर्टेंस को बताती है. हियर मूवमेंट रेफर्स टू आर्ट. और यहाँ मूवमेंट का मतलब है कला. एंड द एक्शन ऑफ लाइफ, और जो जीवन में जो कार्य हम करते हैं. द इंटायर पोएम रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स डिज़ायर टू रीयूनाइट विथ हिज लव. पूरी कविता उनकी इच्छा को दिखाती है, स्पीकर की इच्छा को दिखाती है अपने प्रेमिका से मिलने की. In 1844, 1844 में एलिजाबेथ बैरेट पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री पोएम्स. उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट ने पोएम्स नाम की एक एंथोलॉजी पब्लिश करी थी, कोई बुक पब्लिश करी थी. वन ऑफ बैरेट्स एडमायरर वॉज हर फ्यूचर हस्बैंड. और उन कविताओं का जो प्रशंसक था ये रॉबर्ट ब्राउनिंग भी था और बाद में इसके पति भी बने, उससे शादी भी हुई इनकी. ब्राउनिंग वॉज सो इंस्पायर्ड बाय हर पोइट्री. उनकी पोइट्री से ये इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए दैट ही रोट टू एलिजाबेथ बैरेट, कि उन्होंने एलिजाबेथ बैरेट को एक चिट्ठी लिखी. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद दे इवेंचुअली फेल इन लव. फिर वे प्यार में पड़े. लाइक सम हॉलीवुड रोमांस, और कुछ हॉलीवुड रोमांस फिल्मों की तरह. एलिजाबेथ्स फादर डिड नॉट अप्रूव रॉबर्ट ब्राउनिंग. मतलब सहमति नहीं जताई एलिजाबेथ के पिता ने रॉबर्ट ब्राउनिंग के रिश्ते को लेकर. देयर कोर्टशिप हैड टू बी कंडक्टेड इन सीक्रेट. इसीलिए वे चुपचाप मिलते रहे, छिप छुप कर. ब्राउनिंग नेवर एक्सेप्टेड दैट ही वॉज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम. हालांकि उन्होंने ये बात कभी स्वीकारा नहीं कि ये स्पीकर जो हैं इस कविता के वे खुद हैं. बट मेनी स्कॉलर्स एंड क्रिटिक इंटरप्रेटेड द पोएम एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर कोर्टशिप. लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऐसा प्रिडिक्ट किया, ऐसा अनुमान लगाया कि ये उनकी कोर्टशिप पे बेस्ड है. कोर्टशिप क्या होता है? मिलना जुलना, विवाह के पर्पज से. द पोएम ऑल्सो कैप्चर्स द इंटेंस पैसन एसोसिएटेड नॉट ओनली विथ अ लव अफेयर बट ऑल्सो अ डेंजरस पोएम. यानी इसको एक बहुत ही कह सकते हैं टेरिबल टाइप का, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरे वाला कविता, क्योंकि स्वाभाविक है इसमें एक ऐसी इंटेंस फीलिंग को दिखाया गया है. एक जो पैसन होता है, जुनून होता है, जिसमें कि खतरा भी होता है, स्वाभाविक है. इन दिस पोएम द स्पीकर सेल्स ओवर अ पार्ट ऑफ द ओशन. मतलब वो कुछ दूरी जो है वो नाव या बोट की मदद से तय करते हैं. वॉक्स अ माइल ऑन द बीच. और कुछ मील चल कर जाते हैं. क्रॉसेस 3 फीट्स को क्रॉस करते हैं. अभी फीट क्या है आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक तरह से एक यूनिट है जो कुछ दूरी को 1 फीट कहा जाता है. एंड देन ही रीचेज द फार्म हाउस. वो फार्म हाउस पहुंचते हैं. देयर, वहाँ
ही जस्ट हियर्स अ वॉइस, वे एक आवाज़ सुनते हैं। इट वॉज लाइक अ रिवॉर्ड आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट, ये उनके लिए एक पुरस्कार की तरह था एक बड़े से प्रयास के बाद। देन द स्पीकर टैप्स एट द विंडो, वे फिर खिड़की पर हाथ लगाते हैं। समवन अपीयर्स टू रिस्पॉन्ड द टैप बाय लाइटिंग अ मैच, और कोई दिया जलाकर जो है उनकी टैपिंग का एक तरह से रिस्पॉन्ड देती है। द वॉइस दैट ही हियर्स वॉज लेस लाउडर देन द हार्ट्स ऑफ द टू लवर्स, जो आवाज़ उन्होंने सुनी वो उनकी धड़कनों की आवाज़ से भी कम थी। मतलब उनकी धड़कनें कितनी तेज़ थी ये बात बताने के लिए यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। इट सजेस्ट दैट द टू लवर्स आर सो एक्साइटेड, ये दिखाता है कि दोनों कितने एक्साइटेड थे, उत्तेजित थे। दैट देयर हार्ट्स बीट लाउडर देन अ ह्यूमन वॉइस, कि आवाज़ से भी ज़्यादा उनकी धड़कनों की आवाज़ें थी। इन द पोएम द पोएट फोकसेस ऑन द जर्नी ऑफ द नैरेटर, कवि ने ज़्यादा फोकस जो किया है वो नैरेटर या स्पीकर की जर्नी पर किया है, उनकी यात्रा पर किया है। अक्रॉस लैंड एंड सी, जहाँ वो ज़मीन और समुद्र से होकर जाते हैं टू मीट हिज लवर, अपनी प्रेमिका से मिलने। द पोएम शोज द अर्जेंसी एंड ईगरनेस, यह कविता काफ़ी ईगरनेस को दिखाती है, उत्सुकता को दिखाती है। एज द पोएट यूजेज द प्रेजेंट टेंस, उन्होंने प्रेजेंट टेंस को यूज़ करा है, एंड फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, और जो नैरेटिव है इसका वो फर्स्ट पर्सन है। द इमीडिएटनेस ऑफ द पोएम मेक्स इट मोर विविड, और जो एक जल्दीबाजी जो है इस कविता को और भी ज़्यादा अलग बनाती है। द मूड ऑफ द पोएम इज़ लार्जली एंसियस एंड टेंस्ड, जो कविता के जो मूड है, टोन है, वो काफ़ी टेंस्ड है, एंसियस है यानी चिंतित वाली है, तनावपूर्ण है। इट इज़ रिफ्लेक्टिंग द अर्जेंसी ऑफ द नैरेटर फॉर द जर्नी टू हिज बिलव्ड, ये दिखाती है कि कितना ज़्यादा वो जल्दीबाजी में है अपनी बिलव्ड से मिलने को। इनिशियली, शुरुआती में, द टोन ऑफ द पोएम इज़ क्वाइट काम, शुरुआती में तो उनका जो टोन होता है काफ़ी शांत सा होता है। बट इट शिफ्ट्स टू अ टेंस्ड नेचर, लेकिन जल्दी ही वो एक तनावपूर्ण स्वभाव में बदल जाता है बाय द टाइम, वक्त के साथ। द टेंशन इन द मूड इज़ ब्राउट बाय कंट्रास्टिंग द जेंटल एटमॉस्फेयर, और ये टेंशन कैसे क्रिएट होता है जब एटमॉस्फेयर देखते हैं वो काफ़ी शांत है, इस वजह से उन्हें मिलने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बाय द एंड ऑफ द पोएम द टोन ऑफ द पोएम अगेन शिफ्ट्स टू मोर जॉयफुल, और आखिरी में भी ये कविता जॉयफुल हो जाती है, एक तरह से एक खुशी प्रदान करने वाली। एज द लवर्स मीट ईच अदर, जब वे एक दूसरे से मिलते हैं, द जॉयफुल टोन ऑफ द पोएम कैन बी नोटिस्ड, तो ये टोन नोटिस किया जा सकता है। दस ब्राउनिंग हैज सक्सेसफुली यूज्ड मूड एंड शिफ्टिंग टोन्स, उन्होंने मूड और शिफ्टिंग टोन्स का यूज़ किया है, यानी चेंज होते हुए टोन्स का यूज़ किया है, अलॉन्ग विद द थीम ऑफ टेंशन एंड अर्जेंसी, साथ ही साथ जो इसकी थीम है वो टेंशन और अर्जेंसी है, आवश्यकता कह सकते हैं। द विजुअल नेचर ऑफ द ओपनिंग लाइन्स, शुरुआती में जो उन्होंने जिस नेचर का डिस्क्रिप्शन किया है ऑफ द पोएम, लाइक ग्रे सी, ब्लैक लैंड एंड येलो हाफ मून मेक द पोएम मोर ब्यूटीफुल, ये सब जो डिस्क्रिप्शन है, इमेजरी जिसको कहा जाता है, ये कविता को और भी बेहतर बनाती है, सुंदर बनाती है। ब्राउनिंग हैज़ मेड द इफेक्टिव यूज़ ऑफ साउंड टू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम, पोएम के इम्पैक्ट, प्रभाव को डिस्क्राइब करने के लिए, दर्शाने के लिए उन्होंने काफ़ी साउंड का जो है इफेक्टिव यूज़ किया है। ब्राउनिंग हैज़ आल्सो यूज्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर एंड साउंड ऑफ द नेचर, बहुत सारे उन्होंने ऐसे भी वर्ड्स यूज़ किए हैं जो नेचर के कलर और साउंड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राउनिंग यूजेज स्ट्राइकिंग इमेजरी टू ब्राउनिंग यूजेज स्ट्राइकिंग इमेजरी टू इंटेंसिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएम, यानी पोएम के डिस्क्रिप्शन को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, इमेजरी का यूज़ किया ही है, और साथ ही साथ इंटेंसिफाई यानी इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए फायर इमेजरी इज एम्प्लॉयड, फायर इमेजरी का यूज़ किया गया है थ्रू आउट फियरी, रिंगलेट्स, ब्लू स्पर्ट एंड द लाइटेड मैच, ये सब फायर इमेजरी को दर्शाता है। फिर वाटर इमेजरी यूज़ किया गया है, कैन बी सीन थ्रू आउट ग्रे सी, लिटिल वेब्स, क्वेंच। द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम एंड इट्स सिमेट्रिकल राइमिंग, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है और इसकी जो सिमेट्रिकल राइमिंग है, कंट्रीब्यूट टू मेक द थीम ऑफ द पोएम यूनिक, इसके थीम को भी काफ़ी अलग बनाती है। टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच,
द लाइन शोज द पर्पस ऑफ द नरेटर टू मीट हिज बिलव्ड, यानी ये उनके उद्देश्य को दिखाती है कि उनका मिलने का उद्देश्य क्या था, एक दूसरे को महसूस कर पाना। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष के तौर पर कहें तो द पोएट हैज़ सक्सेसफुली एग्जामिन्ड द जर्नी, उन्होंने काफ़ी बढ़िया से जो है इस यात्रा को एग्जामिन किया है, उनकी जो यात्रा बिलव्ड से मिलने की रही है। द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव शोज द इमीडिएशी, यानी एक इमीडिएटनेस जो है, एक जल्दीबाजी जो है, टू द पर्पस विच इज़ द जर्नी टू हिज बिलव्ड, उनके उद्देश्य को भी दर्शाती है। दस द पोएम इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोथ लव एंड नेचर, ये लव और नेचर दोनों का ही एक सुंदर सा डिस्क्रिप्शन है। आई होप यू गॉट इट। और आप चाहें तो पोएम की टेक्स्ट एक बार पढ़ सकते हैं, अब शायद आपको पोएम की टेक्स्ट भी बेहतर समझ आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।